जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, सोशल वेलफेयर यूनियन ने एक मैसेज किया है 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में या फिर डीएडीआर के एरियर के बारे में। जैसा आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार अपने कर्मचारियों को, पेंशनर्स को डीएडीआर का एरियर देगी। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि पेंशनर्स को, कर्मचारियों को 18 महीने का डीएडीआर का एरियर दिया जाए। तो दोस्तों सोशल वेलफेयर यूनियन के द्वारा एक मैसेज करा गया है सभी पेंशनर्स के लिए या फिर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए। क्या है पूरा मैसेज, आगे समझाऊंगा विस्तार से। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दोबारा नौकरी पाने वाले पूर्व सैनिक सिविल पेंशन के हकदार नहीं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला। जी हां दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया है पूर्व सैनिकों को सिविल पेंशन ना दिलाने के संबंध में। जी हां दोस्तों, ऐसे दोस्तों एक पूर्व सैनिक थे जो दूसरी बार सिविल में जॉब कर रहे थे, लेकिन दोस्तों उनकी वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी, एडॉक बेसिस पे थी। तो दोस्तों इसके बेस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे पूर्व सैनिकों को पेंशन नहीं मिलेगी जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, भले वो सिविल में जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही अहम फैसला है पेंशन ना देने के हक में। तो दोस्तों क्या है पूरा मामला, आगे समझाऊंगा विस्तार से। फिर दोस्तों कुछ जानकारियां मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी के बारे में। जी हां दोस्तों, 3 महीने की अपडेट मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी से संबंधित। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, लेटेस्ट अपडेट 8th पे कमीशन। जी हां दोस्तों, 8th पे कमीशन का काम कहां तक पहुंचा, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 8 सीपीसी का रोड मैप। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों आगे क्या होगा 8 सीपीसी पर, इसकी भी कुछ जानकारियां, लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन पेंशनर्स में से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, सोशल वेलफेयर यूनियन का एक मैसेज। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि महंगाई भत्ता कोई फ्रीबी नहीं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपको महंगाई भत्ता दिया जाता है सरकारों द्वारा, दोस्तों वो कोई खैरात नहीं है, कोई एडिशनल पेमेंट नहीं है, बल्कि दोस्तों वो आपके जीवन जीने का न्यूनतम अधिकार है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ये आप ही का पैसा है जो दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों फिर सवाल सीधा है, जब पश्चिम बंगाल जैसे राज्य को 2008 से 2019 का बकाया डीए देना कानूनी मजबूरी है, तो केंद्र सरकार 2020 से 2021 के बीच का 18 महीने का फ्रीज किया हुआ डीएडीआर का एरियर क्यों नहीं दे रही? किस कारण से वो आपका पैसा दबाए बैठी है? जी हां दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल की सरकार को आदेश दे सकता है एरियर देने का, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को भी आदेश दे सकती है, ताकि जो आपका पैसा रुका हुआ है 18 महीने का डीए के एरियर का, वो आपको मिल जाए। कोरोना के नाम पर कर्मचारियों की जेब काट ली गई, लेकिन उसी दौर में सांसदों की सैलरी नहीं रोकी गई, अफसरों की सुविधाएं बंद नहीं करी गई, विज्ञापन बजट भी चलते रहे। जी हां दोस्तों, कोरोना पीरियड पे सब कुछ चीजें मिलती गई। किसको? सांसदों की सैलरी, पेंशन मिली कोरोना पीरियड में,
लेकिन कर्मचारियों की, पेंशनर्स की डीएडीआर का एरियर रोक लिया। अफसरों की सुविधाएं उस टाइम पे मिली, वो बंद नहीं हुई। विज्ञापन बजट भी मिले। जी हां दोस्तों, विज्ञापन के बजट भी, एडवर्टाइजमेंट बजट भी चलते रहे। सब कुछ चलता रहा कोरोना पीरियड पे। तो दोस्तों, फिर कर्मचारियों के साथ, पेंशनर्स के साथ अत्याचार क्यों? उनका पैसा अभी तक सरकार ने क्यों नहीं दिया? तो क्या महंगाई सिर्फ कर्मचारियों के लिए थी, बाकी और किसी के लिए नहीं? विधायकों को भर भर कर पेंशन मिली, उनकी सैलरी मिली कोरोना पीरियड पर भी, लेकिन कर्मचारियों को, पेंशनर्स को कुछ नहीं मिला, उनका हक रोक लिया गया। तो दोस्तों, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के बारे में उनके बताया। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि डीए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, इसे ऑफिस मेमो से नहीं छीना जा सकता। रिटायर कर्मचारी भी इसके हकदार है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो आपका हक है, डीए का एरियर है, वो आपको मिलना चाहिए, भले ही दोस्तों वो आदेश पश्चिम बंगाल की सरकार को दिया गया हो। तो केंद्र सरकार बताए, क्या उसके कर्मचारी कर्मचारी नहीं है? क्या उनके लिए महंगाई कम थी, या फिर अधिकार सिर्फ कागजों में अच्छे लगते हैं? अब सवाल टालने का नहीं है। 18 महीने का डीएडीआर का एरियर कोई दान नहीं है, यह आपकी मेहनत का पैसा है जो आपको दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार कब मानेगी कि कर्मचारियों ने भी उसी दौर में सांस ली थी, खर्च किया था और महंगाई झेली थी? जी हां दोस्तों, बात कोरोना की समय की नहीं है, बात है पेंशनर्स के हक की, कर्मचारियों की हक की। उस टाइम हालात अच्छे नहीं थे पूरे देश में, इस वजह से आपका पैसा रोक लिया गया। लेकिन अब तो अच्छे हालात हैं, अब तो कोई आर्थिक मजबूरी भी नहीं है सरकार की, कोई राजकोषीय घाटा भी नहीं है सरकार को। तो दोस्तों, फिर सरकार क्यों नहीं दे रही डीएडीआर का एरिया? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। इसकी जानकारी कल भी मैंने आपको दी थी। तो दोस्तों, ठीक वही जानकारी सोशल वेलफेयर ने दी है कि यह पैसा आपको जरूर मिलना चाहिए, भले ही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। तो दोस्तों, यह बिल्कुल सही मांग है जो पूरी होनी चाहिए सरकार के द्वारा। अगर आप इनकी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर आप बताएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दोबारा नौकरी पाने वाले पूर्व सैनिक सिविल पेंशन के हकदार नहीं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला। जी हां दोस्तों, 6 फरवरी 2026 को यह नोट लिखा गया है। जी हां दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से एक अहम फैसला है। एक पूर्व सैनिक द्वारा अपनी सिविल दोबारा नौकरी के लिए पेंशन लाभ मांगने वाली रिट याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ लंबी सर्विस के आधार पर पेंशन का दावा नहीं किया जा सकता। जी हां दोस्तों, भले ही आपने आर्मी की जॉब छोड़कर, आर्मी से रिटायर होकर, भले ही आप सिविल में जॉब कर रहे हैं, भले ही सिविल में आपकी कितने साल की सर्विस हो, लेकिन अगर आप सिविल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं तो दोस्तों कोर्ट ने कहा कि फिर आप पेंशन पाने के हकदार नहीं है। जब तक कि अपॉइंटमेंट पक्का या फिर स्थायी ना हो, जब तक आप परमानेंट नहीं है किसी सिविल के जॉब में, तब तक आपको पेंशन नहीं दी जा सकती। पेंशन देने वाले नियमों के तहत ना आता हो मामले की पृष्ठभूमि। अब दोस्तों, किससे संबंधित ये केस है, ये मैं आपको समझा देता हूं विस्तार से। याचिकाकर्ता भारतीय सेना के पूर्व कमीशन ऑफिसर जो नवंबर 1997 में रिटायर हुए, उनको मार्च 2002 में पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में दोबारा नौकरी पर रखा गया। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना से वो पहले ही रिटायर हो गए थे, सेना से वो पेंशन ले रहे थे, लेकिन दूसरी जगह फिर वो सिविल में जॉब करने लगे। उनकी दोबारा नौकरी मार्च 2014 तक समय समय पर रिन्यू की जाती रही। जी हां दोस्तों, जो उनका टेन्योर था वो बढ़ाया जाने लगा, एक्सटेंड करे जाने लगा, जिसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करना जारी रखा। हालांकि पहले से ही मिलिट्री से उनको पेंशन मिल रही थी। याचिकाकर्ता ने 12 साल से ज्यादा की अपनी दोबारा नौकरी के संबंध में सिविल पेंशन, ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट की मांग की। जी हां दोस्तों, 12 साल से ज्यादा इनको जॉब करते हुए हो गए थे। तो दोस्तों, इनका कहना था कि मुझे पेंशन, लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुटी का पैसा मिले। पीएससीआरसी ने 12/9/2016 के एक आदेश के जरिए
उनका दावा खारिज कर दिया। यानी सिविल के डिपार्टमेंट ने कहा कि हम इनको पेंशन नहीं दे सकते, ना ही रिटायरमेंट के बेनिफिट दे सकते हैं, जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत यह रिट याचिका दायर करी गई थी। पीएसईआरसी ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि यह वैधानिक नियामक निकाय है जिसमें कोई भी स्थायी या फिर पेंशन योग्य पद नहीं है। शुरू से ही सभी नियुक्तियां डेपुटेशन, दोबारा नौकरी या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे हुई हैं। जी हां दोस्तों, डिपार्टमेंट ने माना कि इनकी ये स्थायी नियुक्ति नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, किसी डेपुटेशन बेस पे या फिर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये नियुक्त करे गए हैं। तो इस संबंध में इनको पेंशन नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों फिर इसी के अगेंस्ट इन्होंने कोर्ट में केस किया था। तो कोर्ट ने भी यहां पे साफ मना कर दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नियुक्त हुए थे, भले ही आपकी 12 साल से ज्यादा की सर्विस थी, लेकिन आपको पेंशन के बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशनरी बेनिफिट नहीं दी जा सकते, नहीं मिल सकते। यह भी जोड़ा गया कि याचिकाकर्ता को पूरी तरह से अस्थायी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त किया गया है, जिसमें पेंशन लाभ से इंकार करने की स्पष्ट शर्तें थी। पहले से ही डिपार्टमेंट ने कह दिया था कि आपके लिए पेंशन लागू नहीं होगी, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलेंगे। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, अब इसमें आगे क्या कहा गया, इसके अलावा याचिकाकर्ता का पेंशन और अन्य लाभों का दावा इसलिए खारिज नहीं किया गया क्योंकि वह पहले से ही सैन्य पेंशन ले रहे थे, बल्कि इसलिए कि जिस पद पर उसे फिर से नियुक्त किया गया वह कभी भी पेंशन योग्य प्रकृति का नहीं था। अंत में नियम इसके तहत याचिकाकर्ता की मदद नहीं करता क्योंकि उसमें पेंशन के लिए पात्रता की शर्तें पूरी नहीं होती। तो दोस्तों कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा ड्राफ्ट विनियमों और पीसीएस नियमों पर निर्भरता को देखते हुए खारिज कर दिया उनका केस और कह दिया कि इनको पेंशनरी बेनिफिट, पेंशन नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों ऐसे बहुत से पूर्व सैनिकों के साथ होता है, भले वो सिविल में जॉब कर रहे हो, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं तो दोस्तों फिर उनको पेंशन नहीं दी जाती कोर्ट की तरफ से, अगर वो कोर्ट चले जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसा आपको पता है हमारा भी एक सिविल डिपार्टमेंट है। तो ऐसे दोस्तों बहुत साल पहले एक पूर्व सैनिक आर्मी के थ्रू पेंशन ले रहे थे आर्मी से, बाद में दोस्तों वो पूर्व सैनिक हमारे सिविल डिपार्टमेंट में नियुक्त हुए एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। लेकिन दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनको पेंशन नहीं दी गई। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 10 से 12 साल 15 साल उन्होंने जॉब करी थी, सिर्फ वो सैलरी पा रहे थे लेकिन पेंशन के हकदार वो नहीं थे। तो दोस्तों ऐसे बहुत से केस देखने में आते हैं कि भले ही वो दूसरी जॉब कर रहे हैं सिविल में, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, तो इस वजह से कई बार उनको पेंशन ऑथराइज नहीं होती। तो दोस्तों कोर्ट का भी यहाँ पे यही कहना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, इस वजह से इनको पेंशनरी बेनिफिट या फिर पेंशन नहीं दी जा सकती डिपार्टमेंट की तरफ से, और जैसे कि डिपार्टमेंट ने नहीं दी भी। ऐसा दोस्तों अगर कोई मामला है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों यहां पर 3 महीने की अपडेट बताई है 8 सीपीसी पर। ऑफिस अलॉटेड एट चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपद न्यू दिल्ली। जी हां दोस्तों सरकार की तरफ से 8 सीपीसी को ऑफिस दे दिया गया है, वेतन आयोग को ऑफिस दे दिया गया है, कार्यालय आवंटित कर दिया गया है। स्टाफिंग प्रोसेस अंडरवे थ्रू डेपुटेशन पोस्ट। जी हां दोस्तों सरकार की तरफ से पोस्ट भरी जा रही हैं। जैसे कि दोस्तों कुछ टाइम पहले वेतन आयोग में डायरेक्टर की नियुक्ति करी गई। तो दोस्तों पोस्ट भरी जा रही हैं सरकार के द्वारा, चाहे वो वेतन आयोग के लिए हो या फिर दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में 8 सीपीसी के डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर हो। तो दोस्तों पोस्ट भरने का काम चालू है। वैकेंसी नोटिफिकेशन इशूड बाय डायरेक्टर श्री मनीष कुमार। जी हां दोस्तों, जो वेतन आयोग के डायरेक्टर हैं श्री मनीष कुमार, इनके द्वारा भी दोस्तों कुछ पोस्ट निकाली गई है, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए। इनके द्वारा भी दोस्तों कुछ पोस्ट मांगी गई है जो कहीं ना कहीं 8 सीपीसी पर काम करेंगे। तो दोस्तों दोनों तरफ से पोस्टों को भरने का काम चल रहा है, चाहे दोस्तों वो सरकार की तरफ से हो या फिर दोस्तों वो वेतन आयोग की तरफ से हो। एनसीजेसीएम स्टाफ साइट मीटिंग ऑन 25 फरवरी। जी हां दोस्तों, एनसीजेसीएम शिव गोपाल मिश्रा जी या फिर उनके टीम के सदस्यों के द्वारा एक मीटिंग होगी 25 फरवरी 2026 को। जी हां दोस्तों, और दोस्तों वो किस पर होगी, 8 सीपीसी के मेमोरेंडम पर। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी का
एक बेहतरीन ड्राफ्ट बनाना है, मेमोरेंडम बनाना है। तो दोस्तों उसके संबंध में एनसीजेसीएम की एक मीटिंग होनी है 25 फरवरी 2026 को। तो दोस्तों ये कुछ नई अपडेट थी 8 सीपीसी को लेकर। अब दोस्तों कुछ और जानकारियां मैं आपको दे देता हूं 8 सीपीसी से संबंधित फरवरी 2026 की कुछ लेटेस्ट अपडेट है। सबसे पहला क्या लिखा है, डायरेक्टर अपॉइंटेड। जी हां दोस्तों, व्यय विभाग के अंडर डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया गया है 8 सीपीसी के लिए, जिनका नाम है आशीष यादव जी। फिर दोस्तों बजट एलोकेशन, सिर्फ 23 करोड़ रुपए बजट दिया गया है 8 सीपीसी के लिए। 8 सीपीसी में जो कर्मचारी या फिर डायरेक्टर काम करेंगे उनके खर्चे पानी के लिए कुछ फंड अलॉट करा गया है, लगभग 23 करोड़ रुपए का। इससे ज्यादा का बजट नहीं दिया सरकार ने। अब दोस्तों करंट स्टेटस क्या है, वर्क इज स्टिल एट द फाउंडेशन स्टेज। जी हां दोस्तों, अभी 8 सीपीसी का जो काम है वो अभी फाउंडेशन स्टेज पर है, छोटा बहुत प्रोग्रेस में है 8 सीपीसी का काम। द ऑफिस बिल्डिंग हैज बीन एलोकेटेड एंड द डायरेक्टर हैज बीन अपॉइंटेड। ऑफिस की बिल्डिंग दी जा चुकी है वेतन आयोग को, कार्यालय का सेटअप कर दिया गया है, साथ ही साथ डायरेक्टर भी अपॉइंट कर लिए गए हैं। बट द एक्चुअल कंसल्टेशन प्रोसेस हैज नॉट स्टार्टेड। जी हां दोस्तों, बट जो पूरा काम है वो अभी ठीक तरीके से शुरू नहीं हुआ है। अब दोस्तों गवर्नमेंट क्या कहती है, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी वी श्रीनिवास एक्सप्लेन दैट सिंस वर्क हैज जस्ट बिगन। जी हां दोस्तों, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी हैं वी श्रीनिवास, उन्होंने कहा है कि वर्क जस्ट अभी शुरू हुई हुआ है। जी हां दोस्तों, अभी पूरा काम शुरू होना बाकी है, अभी छोटा बहुत काम चल रहा है इंटरनली। दे कांट एलोकेट फंड फॉर पे इंक्रीज इन द बजट येट। जी हां दोस्तों, जो अभी बजट पेश हुआ उसमें पेंशन का या फिर सैलरी का बजट नहीं दिया 8 सीपीसी का। द 23 करोड़ इज ओनली फॉर सेटिंग थिंग अप, नॉट फॉर सैलरी हाइक। जो 23 करोड़ रुपए दिए गए हैं वो छोटी बहुत चीजों के लिए है, बाकी पूरा बजट वो नहीं है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी, तो यही जानकारी जो सेक्रेटरी हैं वी श्रीनिवास उन्होंने दी है। अपकमिंग स्ट्राइक 12 फरवरी 2026। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कुछ आगे आंदोलन होंगे, उसकी भी जानकारी दी है। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन CCGEW हैज कॉल्ड फॉर ए 1 डे स्ट्राइक। जी हां दोस्तों, 12 फरवरी 2026 को एक फेडरेशन है, उनके द्वारा स्ट्राइक करी जाएगी, एक आंदोलन किया जाएगा। देयर डिमांड इंक्लूड, अब कौन कौन सी डिमांड पर, ब्रिंग बैक द ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। पे पेंडिंग डीए एरियर, जो डीएडीआर का एरियर है वो दिया जाए। मर्ज 50% ऑफ डीए इनटू बेसिक पे, जो 50% डीएडीआर है उसको मर्ज कर दिया जाए बेसिक पे में। तो दोस्तों ये कुछ डिमांड्स हैं जिनको लेकर 12 फरवरी 2026 को आंदोलन किया जाएगा एक फेडरेशन के द्वारा, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज क्लियरली स्टेटेड दैट द ओल्ड पेंशन स्कीम विल नॉट बी रिस्टोर्ड। हालांकि सरकार पहले ही मना कर चुकी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू नहीं कर सकते। फिर दोस्तों कुछ और अपडेट है 8 सीपीसी पर। व्हाट हैपन नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा, अब रोड मैप किस तरीके से सेट होगा, इसकी जानकारी इन्होंने दी है। स्टेप्स रिमेनिंग फॉर 8th पे कमीशन, अब कौन कौन से स्टेप्स रिमेनिंग रह गए हैं, कौन कौन से स्टेप पूरे होने हैं, उसकी जानकारी दी है। रिमेनिंग स्टेप्स हियर व्हाट नीड्स टू हैपन बिफोर द 8th पे कमीशन कैन बी इंप्लीमेंटेड। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों क्या क्या होना बाकी रह गया 8 सीपीसी पर, उसकी जानकारी इन्होंने दी है। कंप्लीट स्टाफ अपॉइंटमेंट, हायर ऑल द पीपल नीडेड टू रन द कमीशन। जी हां दोस्तों, जो स्टाफ है उनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति पूरी कर ली गई है, कुछ डायरेक्टर की नियुक्ति पूरी कर ली गई है और कुछ होना अभी बाकी है आगे। सेटअप ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर, गेट कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स एंड एवरीथिंग नीडेड फॉर डेली वर्क। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो कर्मचारी अधिकारी नियुक्त करे गए हैं तो दोस्तों उनके लिए कंप्यूटर हो गए, चेयर हो गई, कुर्सियां हो गई, टेबल हो गया, तो दोस्तों वो भी मंगाई जा रही है ताकि दोस्तों एक पूरा ऑफिस सेटअप बनाया जा सके और दोस्तों फिर वो काम कर सके। तो दोस्तों कंप्यूटर की जरूरत पूरी हो गई है, फर्नीचर मंगाए गए हैं और भी छोटी मोटी चीजें हैं वो भी पूरी हो रही हैं धीरे धीरे। यानी दोस्तों जो ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छी तरीके से सेटअप किया जा रहा है। फिर दोस्तों बिगिन कंसल्टेशन प्रोसेस विद स्टेक होल्डर्स,
टॉक टू एम्प्लॉय यूनियंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एक्सपर्ट। फिर दोस्तों जो कंसल्टेशन है, दूसरों से बातचीत, दूसरों के सुझाव लेना 8CPC पर, स्टेक होल्डर से मीटिंग करना, उनके सुझाव लेना, अभी ये भी चलेगा। जैसा आपको पता है सरकार के द्वारा 8th पे कमीशन की वेबसाइट भी बना दी गई है, वेतन आयोग की एक पूरी वेबसाइट 8CPC पर बनी गई है। तो दोस्तों सारी चीजें आपको उस पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों वो एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उसमें स्टेक होल्डर्स अपने सुझाव रख सकते हैं 8CPC पर, चाहे पेंशनर्स हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, वो सवालों के जवाब दे सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं। तो दोस्तों वेतन आयोग के द्वारा ये पहली पहल कर दी गई है एक वेबसाइट को लॉन्च करके। तो दोस्तों ये सारा कुछ ऑनलाइन है। फिर दोस्तों कलेक्ट डेटा एंड एनालाइज पे स्ट्रक्चर, स्टडी करंट सैलरी एंड कंपेयर विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों फिर दोस्तों डेटा को कलेक्ट करना, उसका एनालाइज करना, फिर पे स्ट्रक्चर बनाना, अभी इस पर भी काम होना बाकी है। फिर दोस्तों सबमिट रिकमेंडेशन। दोस्तों जब वेतन आयोग अपनी पूरा रिपोर्ट बना देगा तो दोस्तों फिर वो फाइनल सबमिशन के लिए रखेगा सरकार के पास। तो दोस्तों अभी फाइनल रिपोर्ट आना भी यहाँ पे बाकी है। फिर गवर्नमेंट की अप्रूवल मिलेगी, जब वेतन आयोग सबमिट कर देगा अपनी रिपोर्ट, फिर गवर्नमेंट भी उसे अप्रूव करेगी। तो दोस्तों अभी ये भी पेंडिंग में है। वेट फॉर द गवर्नमेंट टू रिव्यू एंड अप्रूव द रिकमेंडेशन। जी हाँ दोस्तों अभी इंतजार करना बाकी है हमारे लिए। इंप्लीमेंटेशन, फाइनली रोल आउट द न्यू पे स्ट्रक्चर टू ऑल एम्प्लॉय। जी हाँ दोस्तों जब सब कुछ सरकार के द्वारा एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद सरकार फाइनली रोल आउट कर देगी 8CPC को, और उसके हिसाब से फिर एम्प्लॉय को, पेंशनर्स को बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये इन्होंने आगे की चीजें बताई कि किस तरीके से आगे क्या होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे टाइमलाइन भी लिखी है कि कब तक ये काम कंप्लीट हो पाएगा। गिवन द स्लो प्रोग्रेस सो फार। जी हाँ दोस्तों अभी धीरे तरीके से काम चल रहा है 8CPC पर, अभी तेजी तरीके से काम नहीं चल रहा 8CPC पर। एक्सपर्ट बिलीव द 8th पे कमीशन मे नॉट बी इंप्लीमेंटेड अंटिल 2027 और इवन 2028। जिस तरीके से काम कर रही है सरकार, इससे ऐसा लगता है कि 8CPC में काफी देरी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद अगले साल हमें 8CPC का फायदा ना मिले, अगर इसी तरीके से सरकार कीड़ी की चाल या फिर एक चींटी की चाल चलती रहे। फिर क्या लिखा है, राइट नाउ वी आर स्टिल एट स्टेप 1-2। जो ऊपर 1-2 स्टेप बताए हैं, तो दोस्तों अभी सरकार उसी पे काम कर रही है, जैसे कि नियुक्तियां पूरी करना या फिर दोस्तों कुछ छोटा मोटा काम करना। देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर एम्प्लॉय सी एनी एक्चुअल सैलरी इंक्रीज। जी हाँ दोस्तों लगता है कि एम्प्लॉय की सैलरी या फिर पेंशनर्स की पेंशन बढ़ने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम और लगेगा 8CPC में। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं कि किस तरीके से 8CPC आगे काम करेगा या फिर क्या अभी चल रहा है। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां मैं आपको आगे भी देता रहूंगा। तो ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।